बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको मैं वो गली दिखाऊंगा, वो घर दिखाऊंगा और फिर आपको वो कब्र दिखाऊंगा जहां पर सालों तक लोगों को हंसाने वाला, सालों तक पाकिस्तान के सिनेमा पे राज करने वाला, सालों तक पाकिस्तान की फिल्म स्क्रीन के ऊपर छा जाने वाला अदाकार, जिसने कॉमेडी में अपना एक अलग पहचान पैदा की, जिसका नाम रंगीला था, उसके अरूज व ज़वाल की दास्तान आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिसके साथ सलाम लेना कोई गवारा नहीं करता था, फिर कैसे लोगों ने ख्वाहिश की कि हम इसके साथ बतौर हीरो काम करें, इसकी फिल्म में काम करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला मुफ्त है, लेकिन ये आपकी मालूमात में अजाफे का सबब साबित होगा, ये मैं आपको यकीन। 1 जनवरी 1929 को पारा चिनार एक कबायली इलाके में, जो अफगानिस्तान में इलाका था, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सईद अहमद खान रखा गया, जो बाद में रंगीले के नाम से मशहूर हुआ। यह भी एक बड़ा दिलचस्प दास्तान है कि यह रंगीला नाम पड़ा कैसे। बहरहाल 1929 की तरफ वापस जाते हैं। 1929 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सईद अहमद खान रखा गया। ये सईद अहमद खान उर्फ रंगीला जब 1 साल का था तो इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। बचपन में 1 साल का बच्चा, उसके सर से उसके माँ बाप का साया उठ गया। रंगीला जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी बच्चा ही था, तो ये अपनी बहन को लेकर पेशावर में आ गया और रोजी रोटी का सिलसिला शुरू करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। स्कूल जाना बहुत दूर की बात, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी थी। कई कई दिन ये फाके करते थे, ये बहन भाई फाके में गुजारते थे। किसी दिन 1 वक्त की रोटी मिल जानी, किसी वक्त 2 वक्त की रोटी मिल जानी, कभी काम मिल जाना, कभी हफ्तों काम ना मिलना। रंगीला इस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। इंतहाई गुर्बत की लकीर से बहुत ज्यादा नीचे रंगीला अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। फिर एक ड्रामाई मोड़ आया, जिस तरह फिल्मों में ट्विस्ट आता है, इस तरह रंगीले की जिंदगी में एक ड्रामाई मोड़ आया। रंगीला एक दिन फिल्म देखने गया। दिलीप कुमार का तोती बो रहा था। दिलीप कुमार बड़े सगीर में हर तरफ छाया हुआ था। तमाम लोग उसको बतौर हीरो पसंद करते थे। शहनशाह जज्बात का लक़ब पा चुका था दिलीप कुमार। जब रंगीले ने दिलीप कुमार की फिल्म देखी और ये फिल्म देख के बाहर आया, तो इसने फैसला कर लिया कि वो भी हीरो बनेगा। ये एक ऐसा फैसला था कि जैसे कोई फकीर ये तमन्ना कर ले कि वो बादशाह बनेगा। ये बिल्कुल इसी किस्म का रंगीले का फैसला था। लेकिन रंगीला अपने अंदर ये ठान चुका था कि मैं अब हीरो बनूंगा, अदाकार बनूंगा। उसको बहुत से ख्याल आए कि अब मैं लाहौर में जाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, मैं किसके पास रहूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाबात को रद्द किया। ये जो बेड़ियां इसके पाँव में ये सवालात की थी, इसने तोड़ी और लाहौर में आ गया। लाहौर में ये किसी को नहीं जानता था, कोई इसका जानने वाला नहीं था, कोई इसका रेफरेंस नहीं था, कोई पैसे इसके पास नहीं थे। इसका एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक ट्रेन में सफर कर रहा था, रंगीला ट्रेन में सफर कर रहा था, तो टिकट चेकर जब इसे टिकट मांगने आया तो इसने 1000 रकत नफल के नीत लिए और पढ़ने शुरू कर दिए। जो टिकट चेकर था वो हार कर वापस चला गया। एक वहां पे बूढ़ी मैया बैठी हुई थी, वो उसकी अदाकारी से बहुत मुतासर हुई और इसके टिकट के पैसे उस बूढ़ी अम्मा ने अदा किए। खैर रंगीला लाहौर में आया तो रॉयल पार्क लाहौर का एक इलाका है लक्ष्मी चौक के पास, जहां पर तब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और फिल्म साजों के जो बड़े बड़े फिल्म साज थे, उनके वहां पर स्टूडियो होते थे। वो बहुत बड़ा फिल्मी संत का वो एक हब समझा जाता था कि जिसने फिल्म इंडस्ट्री में पांव रखना है, उसका रॉयल पार्क के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। वहां पर ही फिल्मी पोस्टर बनते थे। फिल्मी पोस्टरों का वह दौर था। बड़े बड़े पोस्टर कभी टांगों पर लेकर लोग निकलते थे, जो उसकी पब्लिसिटी करते थे, कभी फिल्मों के बाहर लगाए होते थे। पूरे इलाके में वो पोस्टर फैलाए जाते थे। रंगीले ने वो पोस्टर बनाने का काम शुरू कर दिया। शिगिर्द हो गया फिल्मों पे, उसने बतौर पेंटर काम करने उसने शुरू कर दिया। आगा साहब वहां पर एक बंदे थे उस रॉयल पार्क में, उन्होंने एक बंदा उनके पास रंगीले को ले गया। रंगीले को बतौर लोग सीरियस नहीं थे लेते, संजीदा नहीं थे लेते, मजाक में लेते थे। एक बंदा आगा साहब के पास ले गया। आगा साहब बड़े मशहूर फिल्म साज है,
फिल्म साज थे, उन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई। उन्होंने कहा आगा साहब ये देखें बना बनाया कुमार हमें मिल गया, दिलीप कुमार क्या है ये देखें, चेक करें। और रंगीला उनके सामने ऐसे खड़ा है कि जैसे कोई हीरो खड़ा होता है। आगा साहब ने कहा वाह 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 क्या बात है, ये तो वाकई हमें बना बनाया कुमार मिल गया है, ये तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा, इंडिया से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और साथ ही रंगीले को कहा जाओ उस चौक से जाकर 2 चाय लेकर आओ। वो चाय लेके आया। आगा साहब ने कहा यार देखो ये सुबह उठ के शीशा नहीं देखता, इसकी शक्ल देखो, ये कहता मैं हीरो बनूंगा। उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन रंगीला क्योंकि उस बात को संजीदा ले चुका था तो वो आगा साहब की खिदमत मदारत में लग गया। उसकी उनकी टांगे दबाना, उनके घर के काम करना, उनके दफ्तर के काम करना। और आगा साहब ने कहना वाह वाह तुम हीरो बनोगे, ये यानी कि उसको बेवकूफ बनाना, उसको उसके जो उसके मिजाज था उसका हीरो बनना वो चाहता था, उस बात का नजायज फायदा उठाकर अपने काम करवाते रहे। खैर 1998 में एक फिल्म बन रही थी और उस फिल्म में जो कॉमेडी करने वाला था वो मुसलसल गैर हाजिर हो रहा था, जिसके बाद उनको उस फिल्म में कास्ट किया गया। छोटा सा बराए नाम एक रोल था वो दिया गया। शबाब किरवानी की फिल्म एक बनी गुलबदन, उसमें रंगीले को थोड़ा सा किरदार दिया गया, बराए नाम दिया गया। रंगीले को इससे छोटे छोटे 1-2 सीन के किरदार मिलने शुरू हो गए। 1-2 सीन के जब किरदार मिलने शुरू हुए तो 1963 में हत्था दी जोड़ी एक फिल्म बनी, एक और फिल्म बनी जिसमें रंगीला को मरकजी थोड़ा सा किरदार मिला कि उसमें उसको अपनी कॉमेडी दिखाने का मौका मिला। और कॉमेडी में आने का भी उसका बड़ा दिलचस्प एक, उसने जब कॉमेडी तरफ रुख किया, ये भी एक दिलचस्प वाकई से उसने सोचा कि मुझे कॉमेडी करनी चाहिए। रंगीले को बॉडी बिल्डिंग का शौक बन गया क्योंकि रंगीला तो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आया था। उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी रंगीले ने। और जब बॉडी बिल्डरों का एक मुकाबला होता है, बॉडी बिल्डर एक स्टेज पर आते हैं और मुख्तलिफ पोज बनाकर अपने जिस्म के जो कटाव होते हैं, अपने जिस्म की जो साख्त होती है उसकी नुमाइश करते हैं। और जब रंगीले ने ये पोज बनाने शुरू किए, अपनी शक्ल से अपनी बॉडी के पोज बनाने शुरू किए, तो सामने बैठी ऑडियंस हंस हंस के पागल हो गई। ऑडियंस ने वहां पे वो हाल छोड़ के चले गई कि वो इतना हंसे, हालांकि रंगीला अपनी तरफ से एक संजीदा काम कर रहा था। रंगीले ने सोचा मुझे हीरो नहीं, मुझे कॉमेडी की तरफ जाना चाहिए, तो रंगीले ने कॉमेडी की तरफ अपना काम करना शुरू कर दिया। 1963 में जब ये फिल्म बनी तो उनको उसमें रंगीले को कुछ कॉमेडी के ऐसे सीन मिले कि लोगों ने उसको बहुत सराहा। फिर रंगीले का एक डायलॉग था कि मैंने हांगकांग के नलकों का पानी पिया हुआ है। ये डायलॉग वायरल हो गया, ये डायलॉग बड़ा मशहूर हो गया, लोगों की जुबान पर आ गया और इससे रंगीले की पहचान बन गई। उसके बाद रंगीले ने काम करना शुरू कर दिया। रंगीला उस वक्त के जो नजर थे, ज़रीफ थे, उनकी अदाकारी को देखता था। रंगीले को पंजाबी नहीं थी आती, पंजाबी फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। रंगीले ने बाकायदा तौर पर पंजाबी सीखी, जो ठेठ पंजाबी बोलते थे उन लोगों में बैठा, उनसे उनका अंदाज सीखा, पंजाबी के अल्फाज सीखे, पंजाबी बोलते कैसे, ये सब कुछ रंगीले ने अपने तौर पर ये बैठकों में, लाहौर की बैठकों में जो पंजाबी लोग बैठते थे उनमें बैठ बैठ कर उसने ये सीखी। पंजाबी फिल्मों का आगाज हो चुका था, पंजाबी फिल्मों की बननी शुरू हो चुकी थी। रंगीले के साथ बन गई मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी। और जब रंगीले और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी बनी तो फिर रंगीले और मुनव्वर ज़रीफ के अलावा कोई किसी को नहीं जचा। रंगीले और मुनव्वर ज़रीफ, जिस फिल्म में रंगीला पोस्टर में आ जाता था वो कामयाबी की जमानत समझी जाती थी, और जिसमें रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ दोनों आ जाते थे वो सुपर हिट की जमानत समझी जाती थी। ये दोनों ने आई, ये कई फिल्मों में बतौर हीरो भी है, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ। ये पहली दफा हो रहा था कि कॉमेडी करने वाले हीरो बन के आ रहे हैं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ का अपना एक करिश्मा था। मुनव्वर ज़रीफ अपने तरीके का एक बहुत बड़ा अदाकार था, रंगीला अपने तौर पर एक बहुत बड़ा अदाकार था। दोनों की जब कॉम्बिनेशन बना, दोनों की जब जुगलबंदी बनी तो एक नई चीज आवाम को देखने की जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। 1969 में 1969 में रंगीले का हौसला इतना बढ़ गया, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, इतनी खुद एतमादी आई कि वो हीरो जो इसको खोते का मुंह वाला कहते थे, कोड़े के मुंह वाला कहते थे, उसको दुदकारते थे। और शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा हीरो नहीं था जिसने रंगीले को थप्पड़ ना मारा हो। रंगीले को ऐसे बतौर खिलौना लिया जाता था। लेकिन 1969 में 1969 में रंगीले ने एक ऐसा फैसला किया जिससे शोबिस इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, हलचल मच गई। रंगीले ने फैसला किया जी फिल्म को मैं बनाऊंगा, मैं डायरेक्शन दूंगा, फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं राइटर हूं इसका। रंगीले ने फिल्म भी लिखी, डायरेक्शन करनी शुरू की। उसकी रंगीले की ख्वाहिश थी कि इसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा काम करें। मोहम्मद अली तब एक उनका तोती बोरा था। मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकार थे। मोहम्मद अली फिल्मों में अपने आप को मनवा चुके थे। लेकिन मोहम्मद अली ने कहा भाई रंगीले की हिदायतकारी में मैं काम करूंगा, ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हबीब को कहा गया, हबीब भी नहीं माने, लेकिन हबीब इनके साथ जरूर दिया। लेकिन
रंगीले को कुछ संजीदा ले ही नहीं रहा था। जब रंगीले ने फिल्म बनानी शुरू कर दी, एक कमाल पाशा नाम के मौसीकार थे जो तब इतने मशहूर नहीं थे, कोई भी मौसीकार रंगीले के गाने बनाने के लिए तैयार नहीं थे, रंगीले की फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो कमाल पाशा ने उनके साथ, वो भी स्ट्रगलिंग में थे, वो भी कोशिश कर रहे थे अपनी जगह बनाने की, तो उन्होंने उसको कमाल पाशा रंगीला दोनों ने मिलकर यानी कि काम करना शुरू किया। तो जब ये फिल्म बन रही थी, ये हिदायतकारी में, रंगीले की हिदायतकारी में ये फिल्म बन रही थी, दिया और तूफान इस फिल्म का नाम था, 1969 का सन था। तो इस फिल्म की जो हिदायत के इसका मजाक उड़ाया जाता था कि आज रंगीले के सेटअप पे ये हो गया, आज रंगीले के सेटअप पे ये हो गया, आज रंगीले ने ये कर दिया, आज रंगीले, कि वो उसको सीरियस कोई ना ले रहा था। उसको कोई शख्स जो संजीदा शख्स था, जो शोबिस इंडस्ट्री का था, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी शख्स, ऊपर से लेके नीचे एक्स्ट्रा तक रंगीले की इस फिल्म को बतौर मजाक ही ले रहे थे कि ये कौन सी फिल्म बनेगी, ये तो इसको एक बंदा भी देखने नहीं आएगा, ये पहले दिन ही पिट जाएगी, ये डब्बों में बंद रहेगी। लेकिन जब ये फिल्म आई, लेकिन इस फिल्म के दौरान एक ऐसा काम हुआ कि रंगीले ने कमाल पाशा को कहा कि इस फिल्म का एक गाना मैं गाऊंगा। अब वो कमाल बहुत हैरान हुआ कि मैं अब वो उनसे रंगीले के साथ लड़ भी नहीं सकता था, कहीं मुझे फिल्म से ना निकाल दे भाई। तो कमाल ने कहा ठीक है, गाना आप गा लें, लेकिन गाना आप खुद लिखेंगे। रंगीले ने कहा ठीक है। तो एक ऐसा गाना जो आज तक सुपर हिट है, 1969 में वो फिल्म रिलीज हुई, 1969 की फिल्म में वो गाना था, लेकिन आज तक वो गाना हिट है। और गाया रंगीले ने भी, रंगीले ने वो गाना गाया, रंगीले ने वो लिखा, जहाज के ऊपर वो क्राइस हुआ था, जहाज के ऊपर उसकी अस्कबंदी हुई, वो गाना था गाता जा रे मेरे मनवा तुझे जाना है दूर। ये गाना आज तक मशहूर है, आज तक हिट है, जो जहाज के ऊपर फिल्म आया गया। जब ये फिल्म आई तो एक सलमान नाम के एक बहुत बड़े हिदायतकार थे, उनकी फिल्म भी उस वक्त लग रही थी। बैक वक्त एक ही दिन में ये दोनों फिल्में आमने सामने टकरा रही थी। दिया और तूफान और सलमान साहब की फिल्म जब ये आपस में टकरा रही थी तो किसी का वहमो गुमान में नहीं था कि दिया और तूफान इस सलमान साहब के हिदायतकार के जो हैं इनका मुकाबला कर सकेगी। लेकिन जब दिया और तूफान लगी तो ये सुपर डुपर हिट हो गई। ये कई हफ्तों उतरी नहीं। इस फिल्म ने पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री का एक नजरिया था, आइडियोलॉजी थी, उसे खत्म कर दी। और रंगीला एक हिदायतकार, प्रोड्यूसर, राइटर और अदाकार के तौर पर उसने अपने आप को मनवा लिया। उसके बाद उसने 2-3 फिल्में हिदायतकार की और सुपर डुपर हिट दी। लेकिन 1973 में रंगीले ने एक फैसला किया फिर फिल्म बनाने का। फिल्म बनाई उसने कुबड़ा आशिक। उसके ऊपर उसने तकरीबन 1.7 मिलियन का खर्चा किया, जो आज अरबों रुपए बनते हैं। आज की मालियत में उसको हम काउंट करें तो अरबों रुपए बनते हैं। उसने अपना सारा सरमाया, सारी सरमायाकारी उस फिल्म में लगा दी, कुबड़ा आशिक में। और उसका ख्याल था कि ये एक ऐसा शाहकार बनेगा, ऐसा ये मास्टरपीस बनेगा, ऐसा ये दुनिया के सामने ये अजूबा आएगा कि पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो सका, कुबड़ा आशिक फेल हो गई। रंगीला उस वक्त, ये मेरे पीछे आपको एक गली नजर आ रही है, ये समनाबाद का उस वक्त पोश तरीन इलाका था। यहाँ पर 7 कनाल के घर में वो रहता था रंगीला। उस रंगीले ने इस गली में 7 कनाल का एक घर था और ये सबसे महंगा इलाका था उस वक्त लाहौर का। यहाँ से 7 कनाल का मकान बेचा और 5 मरले का मकान जाकर जोहटोन, जहाँ पे तब एक गांव था, तब जहाँ पे वीरानी ही वीरानी थी, फसलें ही फसलें थी, कोई वहां पे जाता ही नहीं था, वहां पर जाके इसने 5 मरले का घर ले लिया। 7 कनाल का घर लाहौर के पोश तरीन इलाके में, तब भी उसकी मालियत वहां पर लाखों की होगी, करोड़ों की होगी, जबकि वहां पे जोहटोन में तब मालियत हजारों में होगी, तो हजारों में भी कहीं 100 में होगी। 1973 की ये बात है कि वो इतना बैकवर्ड इलाका था। 7 कनाल का घर छोड़ के रंगीला 5 मरले के घर में जाने पर मजबूर हो गया। यहाँ से रंगीले का एक सवाल शुरू हुआ। फिर उसने कोशिश की वापस मेन स्ट्रीम में आने की, मरकजी किरदार करने की, मेन रोल करने की, लेकिन वो रंगीला उस तरह वापस नहीं आ सका। लेकिन स्पोर्टिंग रोल करता रहा, कॉमेडी के रोल करता रहा, छोटे मोटे रोल करता रहा। रंगीला गिरा जरूर, लेकिन उठ के फिर अपने कपड़े झाड़ कर फिर खड़ा हो गया। और उसने फिल्म इंडस्ट्री में जब तक रहा अपने आप को मनवाता रहा, जब तक रहा अपने आप को वो बताता रहा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कोई अदाकार ऐसा मौजूद है जिसके बगैर कॉमेडी नहीं हो सकती। आखिर वाले दिनों में रंगीला ने स्टेट ड्रामों पर भी काम किया, लेकिन वो काफी अलील हो चुके थे। उनको जिगर का भी मसला हो गया था, दिल का भी मसला हो गया था, गुर्दों का भी
मसला हो गया था शेख ज़ैद में, वो अपना इलाज कराते रहे शेख ज़ैद से। फिर नवाज शरीफ के वो बड़े मदाह थे, नवाज शरीफ के बड़े पुरस्कार थे। तो नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ उस वक्त जलावत नहीं काट रहे, जब नवाज शरीफ को पता चला तो फिर शरीफ मेडिकल सिटी में रंगीले का बंदोबस्त किया और वहाँ पर उनका जो आखिरी सांस थी उन्होंने वहाँ पर ली। लेकिन रंगीले की बेटी का कहना है कि जब मेरे बाप पे अरूज था तो वो पैसे पर्स में नहीं लाते थे, पैसे बोरियों में लाते थे, बोरियों में भर भर के पैसे लाते थे और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे और एक बड़े कुंबे को संभालते थे। रंगीले ने 3 शादियां की हुई थी और 3 बीवियों में से उनके 14 बच्चे थे और इन 14 बच्चों की उन्होंने कफालत बड़ी एहसन तरीके से की, बड़े अच्छे तरीके से की। वो आखिरी टाइम तक, आखिरी वक्त तक काम करने की कोशिश करते रहे और जो उनके करीब आखिरी वक्त थे उनका कहना था कि रंगीला आखिरी वक्त में भी जुगते लगाने की, लोगों को हंसाने की और हंसने की कोशिश करता था। रंगीला ने एक 0 से शुरू किया, बल्कि माइनस से शुरू किया और एक अरूज देखा कि वो वक्त आया जब 70 की दहाई थी, वो वक्त आया था रंगीला सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार बन गया था, जिसके बगैर फिल्म जहां पर रंगीला की तस्वीर आ जाती थी वो कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। सुल्तान का दौर अभी शुरू नहीं था हुआ, सुल्तान अभी आगे नहीं था आया, सुल्तान अभी चल रहा था, तूफान आ रही थी, फिर मौला जट आई तो सुल्तान यानी कि बना। लेकिन रंगीला जब 1973 में, सुल्तान से पहले एक सुपर डुपर हीरो बन चुका था, 1973 में जब कुबड़ा आशिक हुआ तो इसका एक सवाल शुरू हुआ रंगीले का। तो फिर रंगीले ने वापस आने की कोशिश की, लेकिन खावर उर्फ नन्ना और रफीक खावर उर्फ नन्ना और अली एजाज की जोड़ी ने अपनी धूम मचा दी थी। नन्ने और अली एजाज की जोड़ी ने इसके दौरान अपनी जगह बना ली थी जो रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के जाने के बाद खाली हुई थी। एक धचका रंगीला को तब लगा जब मुनव्वर ज़रीफ इस दुनिया से चला गया, क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ और रंगीले की जो जोड़ी थी वो कमाल और लाजवाब और एक शाहकार किस्म की जोड़ी थी। मुनव्वर ज़रीफ एक बहुत आला किस्म का अदाकार था, आला किस्म का कॉमेडियन था, उस जैसा कॉमेडियन आज तक नहीं पैदा हुआ। ये जोड़ी का जब मिला, इनका ऐसा मिला कि इन्होंने तमाम बुनियादें, तमाम दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की, तमाम दुनिया की कॉमेडी की बुनियादें हिला के रख दी थी। लेकिन जब मुनव्वर ज़रीफ आइन जवानी की उम्र में दुनिया से चले गए तो रंगीला को ये भी बहुत बड़ा दचका पहुंचा था कि उनकी जोड़ी टूट गई थी। फिर उसके बाद 1973 में जब उन पर डाउनफॉल आ गया तो कोई उनसे सलाम लेने का भी रवादार नहीं था। जो लोग उनके साथ काम करने को, उनके साथ खाना खाने को तरसते थे, उन्होंने मुंह फेरने शुरू कर दिए। तो फिर रंगीला ने मिन्नते तरले करके, प्रोड्यूसरों के, हदायतकारों के मिन्नते तरले करके छोटे मोटे रोल लेने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद रंगीला ने बड़ी कोशिश की कि वो वापस आ सके, अपनी उस लहर में वापस आ सके, अपने उस वेव में वापस आ सके, दोबारा से अपने आप को मनवा सके। लेकिन अली एजाज और नन्ना का तोती बोलना शुरू हो गया। कॉमेडी में इन दोनों ने जगह अपनी बना ली थी। तो रंगीले का डाउनफॉल 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 होता रहा। रंगीला 0 से शुरू हुआ, अरूज पर आया और फिर ज़वाल के ऊपर आया और फिर इस दुनिया से चला गया। बहरहाल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में रंगीला एक शाहकार के तौर पर जाना जाता है, एक बेहतरीन कॉमेडियन के तौर के ऊपर जाना जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको उनकी कब्र दिखाऊंगा, रंगीले की कब्र दिखाऊंगा कि रंगीले की कब्र किस हालत में है, रंगीले की कब्र के ऊपर कोई आता भी है या नहीं आता। और इतने साल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाला, नोटों से बोरियां भर के लाने वाला, 4-4 10-10 गाड़ियां जिसके गैराज में खड़ी होती थी, जो 7 कनाल के घर में रहता था, अब उसकी कब्र की हालत क्या है? अब उसकी कब्र जो है वो किस हालत में है? जिसने इतना कुछ किया है, जिसने इतना काम किया, जिसके 14 बच्चे हैं, उसकी कब्र अब किस हालत में है, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।